चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन की बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी जीत हुई है, या यूं कहिए कि विपक्ष को एक बड़ी सफलता मिली है। केजरीवाल को जमानत मिल गई है जेल से, और देखिए कैसे ईडी और केंद्र की एससी में यानी सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है। इस कानून से जीते हैं केजरीवाल, वो मैं आपको कानूनी दाव पेच भी समझाने वाली हूं। और चुनावों से पहले इंडिया की जीत हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए केजरीवाल को बेल देकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, और देखिए पूरा ऑर्डर मैं आपके लिए लेकर आई हूं और आपको मैं बारीकी बताने वाली हूं। दूसरा, किस कानून के दम पर जीते हैं केजरीवाल। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार ईडी और केंद्र सरकार कैसे हार गई। चौथा, दिल्ली के चुनावों पर कितना होगा असर, क्योंकि अब प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के सीएम हैं, वो बाहर आ चुके हैं। तो अब दिल्ली और जो ये पंजाब के चुनाव हैं उसमें कैसे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा उछाल मिलता है, ये आपको देखना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि केजरीवाल को बेल देकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक बेल दी है, यानी इंट्रीम बेल दी है। 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ेगा। चुनावी प्रचार करने की आज़ादी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने और ईडी ने ये पूरी कोशिश की थी कि ये बताया जाए कि चुनावी प्रचार आपको नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक अपनी पिटीशन डाली कि इनको चुनावी प्रचार से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए, अगले हफ्ते फिर इस बात पे सुनवाई होगी और अभी इस पूरे मामले में ये जो दिल्ली शराब घोटाला है और उसमें केजरीवाल का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन केजरीवाल को इंट्रीम बेल मिल गई है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने ये कहा कि जज साहब, अब तो अमृतपाल, जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, जिसका वारिस दे पंजाब के साथ लिंक है, जो कि जेल में है, उसने भी, अभी वो जेल में है, अभी उसने भी पर्चा भर दिया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो पर्चा दिखने भी लगा है कि उसने चुनाव भरने के लिए पर्चा भर दिया। वो भी कहेगा कि मुझे प्रचार करना है, मुझे बाहर आने दो। फिर आप क्या करेंगे? अमृतपाल को भी चाहिए प्रचार पर बेल, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अमृतपाल वाला मामला अलग है और हर एक केस के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। अभी जब मैं आपको ऑर्डर बताऊंगी तो आपको साफ साफ हो जाएगा। देखिए, फिर सिंघवी, जो कि केजरीवाल के वकील है, उन्होंने कहा कि जज साहब 4 जून तक दे दीजिए, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी हमें जरूरत होगी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रचार के लिए बेल दे रहे हैं और प्रचार 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, तो 1 जून के बाद 2 जून को केजरीवाल साहब वापस आ जाने चाहिए जेल में। अब देखिए, 21 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने 1.5 साल ले लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, ईडी को कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट, कि जब आपने 1.5 साल ले ही लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने में, तो 21 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? 21 दिन बाहर रहने दीजिए, प्रचार करने दीजिए, लोकसभा चुनाव है। तो देखिए, केंद्र में इसमें कहा, केंद्र सरकार के वकील हैं जो एसजी मेहता, यानी सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता, वो ये कहते हैं कि प्रचार के नाम पर अगर आप बेल देंगे सुप्रीम कोर्ट साहब, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला कि जज साहब, अगर आप प्रचार के नाम पर बेल देते हैं तो इससे गलत मिसाल जाती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जमानत देंगे, वो भी चुनाव के प्रचार के लिए। अब जल्दी से मैं आपको कुछ, ये देखिए, पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और बाकायदा ये 8 पन्नों का ये ऑर्डर है और मैंने आपके लिए पूरा पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हाईलाइट की है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो देखिए लीव ग्रांटेड। फिर इसमें कहा जाता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया और देखिए, आज उनकी रिहाई होने वाली है, यानी रिहाई हो चुकी है। तो पूरे 50 दिन के बाद केजरीवाल साहब बाहर आ रहे हैं, जो कि सीएम है दिल्ली के। अब देखिए, इस पे ये भी बताया गया कि सेक्शन 19 जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002, अब ये कहता है कि ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने की, लेकिन उसके पास एविडेंस होना चाहिए। अब कुछ ज़्यादा एविडेंस तो अभी, क्योंकि केस चल ही रहा है, चार्जेस फ्रेम हो ही रहे हैं, हर चीज़ पे अभी सवाल है, तो एक तो इस पे मुद्दा उठाता है। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में पूरे केस की व्याख्या करते हैं। देखिए, फिर उसमें कहा कि अभी जो फैसला
लेने में हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम जो है इंटरिम जमानत दे देते हैं। फिर आगे आइए, देखिए इस पे मैंने आपको कहा कि अभी तक चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं, गिरफ्तारी भी जो है उनकी 1.5 साल में हुई, और जैसे भी पूरा केस मैं आपको पहले भी अपने शोज में बता चुकी हूँ, तो हमने तो अभी तक इस वक्त पे ना तो ही मैं आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कर सकता हूँ, ये जज का कहना है, ना कि हम कंक्लूड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट, और ना ही हम फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं यानी वर्डिक्ट दे सकते हैं। तो इसमें हमने डिसाइड किया है, क्योंकि अभी 18th लोकसभा जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और इसके लिए हम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे रहे हैं। फिर आगे आइए, फिर इस वाले पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए, that it is no gain saying that general elections to Lok Sabha is the most significant and an important event this year। मतलब लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तकरीबन आप देख लीजिए 600 से 700 मिलियन वोटर्स हैं, 970 मिलियन जो है कास्ट करेंगे वोट। फिर आप आगे आइए कि अब अगर हम इंटरिम बेल इसलिए नहीं दें क्योंकि ईडी और केंद्र सरकार का कहना है कि आप आम आदमी के बीच में और केंद्र सरकार के, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिशियन के बीच में आप कुछ फ़र्क क्यों कर रहे हैं, कि अगर पॉलिटिशियन के लिए भी वही कानून है तो आम आदमी के लिए भी वही कानून होना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिशियन है तो आप उनको प्रचार करने के लिए बेल दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, देखिए, ऑन दिस अकाउंट वुड बी गिविंग प्रीमियम ऑफ प्लेसिंग द पॉलिटिशियंस इन अ बेनिफिट पोजीशन कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन ऑफ दिस कंट्री। तो ये जो मामला था, ये जो पिटीशन थी, ये जो मांग थी, उसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। अब देखिए इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल के केस की कुछ पेक्युलरिटीज हैं associated with the person in question and the surrounding circumstances, कि हम जब भी इंटरिम बेल देते हैं और हर केस अलग होता है। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी प्रचार के नाम पे, जैसे अमरिंदर का ही, अमृतपाल सिंह का ही नाम ले लीजिए, कि हर केस के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं और केजरीवाल के इधर सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, इसलिए हमने उनको बेल दी है। और अगर नहीं देते तो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, अगर हम नहीं देते तो ये इनिक्यूटस होता और गलत होता। अब देखिए, आप आगे बढ़िए कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो समझाते हैं, देखिए इंटरिम बेल और रेगुलर बेल में डिफरेंस होता है। ये देखिए पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। इंटरिम बेल जो है वो डिफाइन नहीं है कोड में, लेकिन एक ये इनोवेशन है और इसको आप लीगल नियोलॉजिज्म कह सकते हैं। फिर उसमें बताया कि अगर किसी को रेगुलर बेल नहीं मिल सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों के आधार पर इंटरिम बेल ज़रूर मिल सकती है। देखिए आगे बता रहे हैं, इंटरिम बेल इंटेलिंग टेम्पररी रिलीज कैन बी ग्रांटेड अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेज। मतलब अगर हमारे केस की सिचुएशन देखें, सर्कमस्टेंसेज देखें, और अगर उन सर्कमस्टेंसेज से हम संतुष्ट हैं तो हमारे पास पूरा हक है कि हम इंटरिम बेल दे सकें। और ऐसे कई सारे केसेस मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है और इसमें कई सारे ऐसे केसेस गिनाए हैं जो पिछली बार हुए, इनफैक्ट कन्विक्टेड लोगों को भी बेल दी गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे एक और चीज़ पढ़ लीजिए कि क्यों केजरीवाल को बेल दी गई है। तो उसका रीज़न दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कि ऐसे तो कई केसेस में हमने इंटरिम बेल दी है। और मैं फिर बता दूं, रेगुलर बेल और इंटरिम बेल में फ़र्क है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। अच्छा, अब केजरीवाल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि माना केजरीवाल ने 9 समन मिस किए, लेकिन अच्छा एक ये नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से तारीफ किया है कि देखिए ये मानना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड द लीडर ऑफ वन ऑफ द नेशनल पार्टीज। एक तो नेशनल पार्टी के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और ऐसा भी नहीं है कि वो आदतन अपराधी हों, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उनके ऊपर सीरियस एक्यूजेशंस हैं, लेकिन वो आदतन अपराधी नहीं हैं और इस मामले में भी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं, यानी सिर्फ अभी आरोपी हैं, दोषी करार नहीं हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो थ्रेट टू द सोसाइटी हो, यानी वो सोसाइटी के लिए कोई खतरा हो। तो इसलिए हम चाह रहे हैं या हम इनको इंटरिम बेल दे रहे हैं क्योंकि ये सारी जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो कंपेलिंग है। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं, द इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेजेंट केस हैज़ रिमेन्ड पेंडिंग सिंस अगस्त 2022 से ये इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब देख लीजिए, और अभी भी मोर इम्पॉर्टेंटली ये लाइन आप बहुत ध्यान से देखिए, मोर इम्पॉर्टेंटली लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द अरेस्ट इटसेल्फ इज अंडर चैलेंज। मतलब सही तरीके से वो गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं, ईडी ने सही चार्जेस लगाए हैं नहीं लगाए हैं, वो आरोपी से दोषी होंगे नहीं होंगे, इन सब पे एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी
हमको भी इस पे फाइनल डिसीजन देना है, तो हम उनकी जो इंट्रीम बेल है, जो उनकी रिक्वेस्ट है कि उनको प्रचार करना है, हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं और अब हम इनको जेल से छोड़ देंगे इंट्रीम बेल पर। अच्छा, अब इंट्रीम बेल देंगे तो कुछ शर्तें हैं भाई साहब। अब शर्तें क्या हैं मैं आपको एक एक करके गिना देती हूँ कि सबसे पहली तो है सरेंडर करेंगे 2 जून को। अच्छा, फिर ही शैल फर्निश बेल बॉन्ड्स इन द सम ऑफ ₹50,000, 50,000 का उन्हें बेल बॉन्ड देना पड़ेगा। फिर वो कहीं पे भी अपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जाएंगे, दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, फिर आगे बता दीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे, फिर उसके बाद कोई भी साइन फाइल नहीं करेंगे जब तक अगर एलजी साहब कुछ करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो केजरीवाल के साइन चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, तब वो साइन कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी ऑफिशियल फाइल पे साइन नहीं करेंगे और इस केस के बारे में कहीं पे भी कोई भी कमेंट नहीं देंगे। फिर देखिए, किसी भी विटनेस के साथ यानी गवाह के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे और जो भी इस केस की ऑफिशियल फाइल्स हैं उनको देखने का प्रयास नहीं करेंगे। और एक और देख लीजिए, ये आखिरी लाइन है उनके ऑर्डर की, द ग्रांट ऑफ इंटरीम बेल विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस और द क्रिमिनल अपील विच इज़ पेंडिंग। मतलब अभी जो वो आरोपी हैं दैट इज स्टिल पेंडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं सोचा जाए कि उनके पास जो ओपिनियन है या फिर हम सोच लें कि नहीं नहीं वो बेकसूर हैं। वो ना अभी बेकसूर हैं और ना अभी दोषी हैं, बीच में मामला चल रहा है। सिर्फ प्रचार करने के लिए उनको हमने इंट्रीम बेल दी है, यानी 1 जून तक वो बाहर रह के प्रचार कर सकते हैं और अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में पीएमएलए के 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, अपने पिछले शो में भी मैंने आपको इस बारे में विस्तार से बताया था। सबसे पहला है सेक्शन 19 इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002, और इसमें देख लीजिए पावर टू अरेस्ट, इसी पे ही क्वेश्चन किया जा रहा है। इसमें क्या लिखा गया है कि कोई भी, जैसे अगर हम ईडी की बात कर सकते हैं तो ईडी केजरीवाल को तभी गिरफ्तार कर सकते थे या तो उनके पास रीजन हो बिलीव करने का या फिर उनके पास पूरे एविडेंस हो कि वो गिल्टी हैं, और इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जो सिंघवी हैं केजरीवाल के वकील, वो इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। अच्छा, पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 45 है जो पीएमएलए का, इसके आधार पर डिसाइड होगा कि केजरीवाल को बेल मिलती है कि नहीं मिलती है। अब अगर केजरीवाल को बेल मिलती है सेक्शन 45 के तहत, तो कोर्ट ये सेटिस्फाई होना चाहिए सेक्शन 45 के तहत कि वो नॉन गिल्टी है, पहली जो है शर्त। और दूसरी ये है कि वो जब बेल पे बाहर छूटे तो कोई भी ऑफेंस नहीं करे। अब ये 2 कंडीशन मैच होना ज़रूरी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है। बोला है कि ना तो अभी हम इसमें आगे के आर्गुमेंट्स करेंगे और ना ही हमने फैसला सुनाया है। तो अभी वो दोषी हैं वो नहीं हैं, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि चुनाव है और जो केजरीवाल के आसपास के सर्कमस्टेंसेस हैं वो ऐसे बन रहे हैं, तो हम इंट्रीम बेल दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आगे है सेक्शन 19 और भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पीएमएलए और इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन मार्क उठाया गया है विपक्ष की तरफ से। अब देखिए, फाइनल फैसला तो आगे आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाल के प्रचार के नाम पर केजरीवाल को, क्योंकि वो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के और क्योंकि वो दिल्ली के सीएम है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो उनको बेल दे दिया। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि एससी में कैसे हारी ईडी और केंद्र सरकार। तो यकीन मानिए ईडी ने बहुत कोशिश की, केंद्र सरकार के जो वकील हैं एसजी मेहता, तुषार मेहता, उन्होंने बहुत कोशिश की इस चीज़ का विरोध करने के लिए कि मिसाल ठीक नहीं जाएगी, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो दूसरे भी कैदी हैं वो भी बोलेंगे क्या सबको बेल दे दोगे, प्रचार के नाम पे बेल कैसे दे सकते हो, आप पॉलिटिशियन और आम आदमी के बीच में कैसे फ़र्क कर सकते हो। तो ईडी ने तो एक और हलफनामा भी डाल दिया। आज अगर 10 तारीख को बेल मिल रही है तो 9 तारीख की रात को एक हलफनामा भी डाल दिया जाता है कि गलत है, इनको प्रचार के नाम पर बेल देना गलत है, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं माने। और देखिए, केंद्र ने किया लगातार विरोध। आप यकीन मानिए, पिछला जो शो मैंने किया था आपको उसमें एक एक हियरिंग मिलेगी कि कैसे कैसे विरोध किया गया, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील और ईडी को काउंटर किया, लेकिन उसके बावजूद ईडी की एक ना चली, केंद्र सरकार की एक ना चली। और आगे मैं इसका पॉलिटिकल इफेक्ट भी बताऊंगी कि कैसे बीजेपी को नुकसान हो सकता है चुनावों में, स्पेशली दिल्ली और पंजाब।
चौथा जल्दी से आ जाते हैं कि दिल्ली के चुनावों पर कितना होगा असर। तो देखिए दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है, सारी की सारी। कितने उम्मीदवार हैं? 162। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ यानी इंडिया गठबंधन में लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर। और मैं एक एक करके आपको सीट भी बता देती हूँ। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती वर्सेस बीजेपी की बांसुरी स्वराज। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप वर्सेस बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा और बीजेपी के कमलजीत। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान और बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के कन्हैया कुमार, सब जानते होंगे, और बीजेपी के मनोज तिवारी, जो पिछले कई सालों से यहां पर जीतते आ रहे हैं। चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल और बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उदित राज वर्सेस बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया। अब देख लीजिए केजरीवाल जो बाहर आ गए हैं, तो अब इससे आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहली तो बात है आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा कि हमारे नेता, हमारे मुखिया, हमारे सीएम बाहर आ रहे हैं। दूसरा देखिए संजय सिंह भी बाहर आ गए, उसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो ईडी की हार ही हुई थी। फिर देखिए केजरीवाल और संजय सिंह दोनों बाहर आ गए हैं। तो अब आप देखिए कि लोग कैसा माहौल बनाएंगे कि हम ईडी से लड़के, केंद्र सरकार से लड़कर बाहर आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने हमारे लिए लोकतंत्र की रक्षा की है। और आप जितने भी अभी बाइट सुनेंगे आपको यही देखने को मिलेगा। ईडी को सुप्रीम कोर्ट में हराकर जनता को संदेश, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जनता को संदेश दिया जाएगा कि हम ही हैं असली जो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। फिर देखिए इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी, और देखिए आरोप तो विपक्ष की तरफ से लगते ही रहते हैं कि बीजेपी ईडी सब मिले हुए हैं, ईडी से कहकर बीजेपी गिरफ्तार करवाती है। और चुनावों से पहले जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवा लिया तो बीजेपी को अपनी ही चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब बाहर आ गए। तो ऐसे कितने ही कमेंट्स, अभी आप सोशल मीडिया पर चले जाइए आपको पता चल जाएंगे। अब देखिए 2019 से 2014, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, थोड़ा सा पिछले चुनावों का देख लीजिए कि 2019 के चुनावों में सारी की सारी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। 2014 में सारी की सारी 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती। 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो सारी की सारी किसने जीती? कांग्रेस ने। और 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तभी भी एक बीजेपी जीत पाई। तो देखिए ये ट्रेंड रहा है। तो अगर जो अब है, या तो 2 चीजें होंगी, या तो सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, या फिर जो ये 2 बार से सेंध नहीं लगा पाई ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इस बार कुछ सीटों पर सेंध लगा देगी। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में एक नया जोश आ गया है, क्योंकि केजरीवाल बाहर आ गए। अब 5वां पंजाब की भी बात कर लेते हैं। देखिए पंजाब में अब पक्की हो गई है क्या इंडिया की जीत? वैसे भी वहां पर बीजेपी 4 नंबर की पार्टी है। उनके आगे देखिए तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनफैक्ट शिरोमणि अकाली दल। और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का तो अब गठबंधन भी नहीं है, जो कि 2019 में था। तो देखिए पंजाब की सभी 13 सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है। और कौन कौन सी सीटें हैं मैं अभी इसकी राजनीति में अंदर नहीं जाऊंगी, उसके लिए एक अलग शो बना दूंगी, लेकिन मैं आपको सीटें बता देती हूँ। आनंदपुर साहिब लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब फरीदकोट फिरोजपुर, बठिंडा संगरूर पटियाला गुरदासपुर अमृतसर और खंडूर साहिब। और ये वही सीट है जिसपे अमृतपाल सिंह, जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, उसने पर्चा भरा है और अभी वो जेल में है। जालंधर, होशियारपुर। और देखिए इसमें 3 चीजें हैं। इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, शिरोमणि अकाली दल अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है। अब मैं पिछले चुनाव की बात करती हूं तो देखिए 2019 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 1, शिरोमणि अकाली दल ने 2 और बीजेपी ने 2। चौथे नंबर की पार्टी बीजेपी। 2014 में कांग्रेस ने 3, आम आदमी पार्टी ने 4, शिरोमणि अकाली दल ने 4 और बीजेपी ने 2। तो ये पिछले बार के नतीजे हैं। और देखिए अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि भगवंत मान खुद तिहाड़ जेल पहुंचे केजरीवाल की रिहाई के लिए, और अब जो है क्योंकि केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो आम आदमी पार्टी का पक्ष थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। तो देखिए ये एक बड़ा अपडेट था चुनावों से पहले केजरीवाल का, संजय सिंह का बाहर आ जाना। और अब पक्का से विपक्ष इसी पिच पे खेलने वाला है। और पहले से तो अब तो इलेक्शन कमीशन पे भी विपक्ष आरोप लगाने वाला है, किसी भी एजेंसी को नहीं छोड़ा है। अब देखिए इसके आगे चुनाव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।